हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं बायोमोलिक्यूल्स का। इस सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म अगले सेक्शन में हम पूरा डिटेल में भी लेंगे, पर इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि असल में कंसेप्ट क्या है मेटाबॉलिज्म का। असल में किस चीज को हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं या मेटाबोलाइट्स कह रहे हैं, वो सारी चीजें, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको इस सेशन में मैं समझाने जाऊंगा। और सीधी बात है, इसी के साथ जस्ट इसके बाद ही हम मेटाबॉलिज्म पे और लिविंग स्टेट पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि नया कंसेप्ट है, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मेटाबॉलिज्म के बारे में शायद मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी बता रखा है, द लिविंग वर्ल्ड में। मेटाबॉलिज्म मैंने बोला था, जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो थोड़ा बहुत क्या वही कंसेप्ट है, उसी को ही मैं थोड़ा इलैबोरेट करके आज इस सेशन में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने एनसीईआरटी जरूर निकाल ली होगी। तो अपन बात कर रहे हैं आज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कि हमारी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किस तरीके, डायनेमिक मतलब होता है कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट चेंज होना किसी चीज में। जरूरी नहीं होता जैसे मैं यहां से यहां तक चला, केवल मोशन को ही हम डायनेमिक स्टेट कहते हैं। असल में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट में चाहे वो प्रोडक्ट में, तो उस टाइप की कंडीशन को हम डायनेमिक स्टेट कहते हैं। जब भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट में कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में भी चेंज आ रहा होगा कॉन्स्टेंटली, तो इसको हम कहते हैं एक डायनेमिक स्टेट। जब एक रिएक्शन चल रही होती है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का खत्म होना और प्रोडक्ट का फॉर्म होना, ये काम चल रहा होता है, इस टाइप के स्टेट को हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट। क्लियर है? तो अब बॉडी में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हम उनकी बातें करेंगे कि वो किस तरीके से डायनेमिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान देंगे तो सारी बातें पकड़ पाएंगे बेटा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की। क्लियर? देखिएगा क्या what we have learned till now is that living organisms, be it a simple bacterial cell, a protozoan, a plant or an animal, कोई भी ले सकते हो, contain thousands of organic compounds। अभी तक इस चैप्टर में आप लोगों ने ये तो सीख ही लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर या कोई लिविंग सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है भाई। तो कोई भी लिविंग चीज है वो आधे से ज्यादा काय का बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वही लिखा है, these compounds or biomolecules are present in certain concentrations। बहुत बढ़िया बात, इसने ये बोला है कि ये जो कंपाउंड्स अभी हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको आप बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ये इनकी स्पेसिफिक सर्टेन कंसेंट्रेशंस होती हैं जिस कंसेंट्रेशन में ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर वो एक डेफिनेट कंसेंट्रेशन में ही मिलेगा, या प्रोटीन्स हमारी बॉडी के वो एक डेफिनेट कंसेंट्रेशन की फॉर्म में ही हमें मिलेंगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से हो जाएंगे। और उनकी कंसेंट्रेशन मोल्स पर सेल के हिसाब से बताई जाती है या फिर मोल्स पर लीटर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं हम लोग जनरली कंसेंट्रेशन को। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी बायोमोलिक्यूल है, उसकी कंसेंट्रेशन या तो मोल्स पर सेल के अकॉर्डिंग बताई जाती है या मोल्स पर लीटर। तो हमारी बॉडी के अंदर केवल ये थोड़े, सोडियम पोटेशियम भी तो है, उनकी भी कंसेंट्रेशन मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर के अकॉर्डिंग ही बताई जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हो गई भैया बेसिक, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, कि हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के बायोमोलिक्यूल्स हैं और उनकी स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन होती है। बट जो मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है उसका मेन जो डिस्कवरी थी वो ये थी कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में मिलते हैं ना, इनमें कांस्टेंट चेंज आता रहता है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में और वो किसी तीसरे बायोमोलिक्यूल में, इनमें कांस्टेंट चेंज भी चल रहा है, या फिर एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो और वापस से पहले वाले में चेंज होके कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूमरस
चेंजेस क्रिएट हो रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली इन बायोमोलिक्यूल्स में, किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के अंदर। तो यही मेन कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, यही मेन डिस्कवरी है। तो वही लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड was the observation that all these biomolecules have a turnover। turnover का मतलब है कांस्टेंट चेंज होना, एक लगातार चेंज होते रहते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना है आपको कि मेन जो कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म का वो इसी लाइन पर बेस्ड है कि असल में ये बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में है इनमें कांस्टेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, तभी तो केमिकल रिएक्शन है, तभी तो मेटाबॉलिज्म है। तो मेन कंसेप्ट ये है कि असल में कैसे आया है मेटाबॉलिज्म के बारे में हमें जानकारी। जब हमने ऑब्जर्वेशन करी तो हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे होंगे और वो किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से आ रहे होंगे। इसका मतलब आगे इन्होंने इलैबोरेट किया, दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है टर्नओवर का? यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो इनका कांस्टेंट चेंज भी हो रहा होगा और कांस्टेंट फॉर्मेशन भी हो रहा होगा। ये मतलब कॉन्स्टेंटली दूसरे कंपाउंड में बदल भी रहे होंगे और इनका दूसरे कंपाउंड से फॉर्मेशन भी हो रहा होगा। दैट इज ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज भी बना रहा होगा और कहीं दूसरी तरफ से ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन भी फॉर्म कर रहे होंगे। डेफिनेटली एक कंपाउंड या एक बायोमोलिक्यूल या टूट के अगर कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है तो डेफिनेटली वो दूसरे कंपाउंड ज्वाइन होके उस बायोमोलिक्यूल को भी बना रहे होंगे। तो वो कॉन्स्टेंटली बदल भी रहा है और कॉन्स्टेंटली बन भी रहा है। तो इसका मतलब होता है टर्नओवर। क्लियर है? हाँ या ना? अब ये जो टूटना या चेंज होना या वापस से रिफॉर्म होना तो ये किसी ना किसी रिएक्शन की मदद से ही हो रहा होगा, ऐसे तो नहीं हो सकते। तो वही लिखा है, दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग is through chemical reactions constantly occurring in a living organisms। तो ये किसी ना किसी रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस होगा जिसकी वजह से ये इन बायोमोलिक्यूल्स का टूटना और इनका वापस से बनना हो रहा होगा। क्लियर है? और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये प्रॉपर आइडियल डेफिनेशन है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंसेप्ट कहां से आया? जब हमने बायोमोलिक्यूल्स का चेंज देखा, हमारी बॉडी के अंदर एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स मिलके उस बायोमोलिक्यूल को भी बना रहे थे। तो जब हमने ये ऑब्जर्वेशन ली, जब हमने इस टाइप की ऑब्जर्वेशंस देखी तो हमें पता लगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही होंगी जिस वजह से ये चेंजेस आ रहे थे। और उन्हीं केमिकल रिएक्शन को जब हमने सम अप किया तो उन सारी केमिकल रिएक्शंस को हमने नाम दे दिया मेटाबॉलिज्म का। इसका नाम दे दिया बेटा मेटाबॉलिज्म का। क्लियर है? सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है? अब इस मेटाबॉलिज्म में एक रिएक्शन नहीं आती, कई हजारों रिएक्शंस आती हैं। इतनी सारी, बहुत सारी रिएक्शन चल रही होंगी तो सब को इंक्लूड कंबाइंड इफेक्ट बना के हम मेटाबॉलिज्म में फिट कर देते हैं। तो एक रिएक्शन थोड़ी हो रही होगी, नंबर ऑफ रिएक्शन चल रही होंगी क्योंकि हमारी बॉडी में नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वही लिखा है आगे, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब उस मेटाबॉलिज्म में से एक हमने मान ली कोई भी, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन अपने आप में एक इंडिविजुअल होगी। तो वही ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इस मेटाबॉलिज्म में एक रिएक्शन नहीं आती, बहुत सारी आती है और उनमें से हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ब्रेकिंग भी हो सकती है, फॉर्मेशन भी हो सकती है, उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया है। क्लियर है? जैसे कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के एग्जांपल है, मेटाबॉलिज्म नहीं बोल रहा हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में सारी रिएक्शंस आ जाती हैं यार। हर कोई रिएक्शन को जो भी हमारे अंदर चल रही है वो सब हम मेटाबॉलिज्म में फिट कर देते हैं। अब हमने बोल दिया मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उस मेटाबॉलिज्म में से हमने एक रिएक्शन उठा के देखी है। ठीक है? तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, वो सुनना। अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर, सबसे पहला रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड एंड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू अमीन। तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन बिल्कुल मिलती है हमारी बॉडी में से, अमीनो एसिड में से CO2 निकाला और हम उस अमीनो एसिड को एक प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करा लेते हैं। दूसरी, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। क्या? एक न्यूक्लियोटाइड बेस में से अमीनो ग्रुप का रिमूवल करना, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड। हमारी बॉडी में डाइसैकेराइड बिल्कुल मिल जाएंगे अगर खाना खाओगे तो, ठीक है ना? तो उस डाइसैकेराइड का
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना, डाइजेशन होता है भाई, शुगर ही तो लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर है। तो अगर कोई डाइसैकेराइड है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो आपको पहले उसे मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। आपको पता है डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, और दो मोनोसैकेराइड के बीच में मिलने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पिछले ही सेशन में क्लियर कराया हमने। तो उसकी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल होती है, हमारे पेट में अंदर होती है, हाँ या ना, पेट में क्या आगे जाके होती है इंटेस्टाइन वगैरह की साइड में, ठीक है, बिल्कुल होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का टूटना। तो ये सब क्या है, कुछ नहीं, एक अपने आप में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ऐसी कई हजारों रिएक्शन हो रही होंगी, वो सब कंबाइन होकर मेटाबॉलिज्म कहलाई जाती है, क्लियर है, हाँ या ना। तो वही लिखा है, वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल। तो भाई न्यूमरस एग्जांपल, प्रोटीन्स का बनना, उनका टूटना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, उनका टूटना, ग्लाइकोजन का बनना, फैट का बनना, नंबर ऑफ रिएक्शंस है, गिनती नहीं है, इतनी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, हाँ या ना। कोई दिक्कत, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगी, ठीक है, हाँ या ना। तो ये कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब एक बात और सुनो, क्या ये जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं आइसोलेटेड, ये नहीं कि एक टाइम पे एक ही रिएक्शन होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लूकोज का डाइजेशन हो या सॉरी कार्बोहाइड्रेट का टूट के डाइजेशन हो रहा होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वो एक टाइम पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो, बिल्कुल हो रहा होगा। ये नहीं होता इसका मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड नहीं चलती। यहाँ पर आप सोच रहे हो बॉडी में एक टाइम पर एक ही रिएक्शन, नहीं होता ऐसा, एक ही टाइम पर नंबर ऑफ रिएक्शन चल रही होती है। तो वही लिखिए, मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शन। तो आधे से ज्यादा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो अकेले में डिपेंड नहीं करती, मतलब खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं, आइसोलेटेड नहीं चलती, वो डेफिनेटली कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर डिपेंड कर रही होती है। तो वही बोल रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी चल रही होगी वो एक आइसोलेटेड रिएक्शन नहीं होती, डेफिनेटली उसके साथ कहीं ना कहीं 3 से 4 और मेटाबॉलिक रिएक्शंस एसोसिएटेड होंगी ही होंगी, अकेली नहीं चल सकती कोई भी हमारी बॉडी में, क्योंकि एक टाइम पर इतनी सारी रिएक्शंस है यार, कोई अकेली नहीं पॉसिबल है। एक दूसरी से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरी से कनेक्टेड है, तीसरी चौथी से कनेक्टेड है, डेफिनेटली कनेक्शंस क्रिएटेड रहते हैं। तो वही लिखते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो लिंक होगी ही होगी दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ। तो इन शॉर्ट हमारे ये बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आइसोलेटेड फॉर्म में या आइसोलेशन फॉर्म में अकेली नहीं चल सकती, क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। इन अदर वर्ड्स, एक और कंसेप्ट है मेटाबोलाइट्स की बात करें, ठीक है ना, इसी कंसेप्ट बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। इस लाइन का यही मतलब है कि असल में अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई मेटाबोलाइट है और उसको हम किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो असल में वो एक रिएक्शन से एसोसिएटेड नहीं होगा उसका कन्वर्जन। उस मेटाबोलाइट का जो कन्वर्जन है उसके लिए नंबर ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लिंक होंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया हमने तो उसका डाइजेशन ग्लूकोज में केवल एक ही रिएक्शन में होता है, नहीं, नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं। कार्बोहाइड्रेट पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा, एक मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स वगैरह बनते हैं, वो पॉलीसैकेराइड ही क्रिएटेड होते हैं, तो फिर वो फर्दर और टूटते हैं, फिर मोनोसैकेराइड्स या छोटे छोटे डाइसैकेराइड्स क्रिएट होते हैं, फिर उनका फर्दर डिवीजन होता है, फर्दर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटते हैं, तब जाके फाइनली ग्लूकोज बनता है। तो एक रिएक्शन में तो नहीं हो रहा होगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ एक सीरीज पूरी रिएक्शंस की फॉलो होती है जो कि लिंक्ड रहती है, और उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आ रही है, सारी नहीं बोल रहा हूं, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आ रही हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होंगी, ये बहुत कंपलसरी बात है, लिंक होना। मेटाबॉलिक पाथवेज में हम किसी को भी मुंह उठा के रिएक्शन नहीं रख देते, हम केवल वही रिएक्शंस लाएंगे जो एक दूसरे से लिंक कर रही होंगी। तो वही लिखा है, इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स, कोई बायोमोलिक्यूल हो गया, आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मतलब मेटाबॉलिक पाथवेज में एक रिएक्शन नहीं आती, नंबर ऑफ रिएक्शंस आती हैं, और ऐसी रिएक्शंस जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। पर मेटाबॉलिज्म में सब आती है, कोई सी भी रिएक्शन, चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे वो नहीं हो। हम ये बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म में नंबर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज आते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मेटाबॉलिज्म में नंबर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज आते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। चले आगे सुनना। These metabolic pathways are similar to the automobiles traffic in the city। तो ये metabolic pathway और कुछ नहीं, जैसे हमारी सिटी में जो गाड़ियां चलती हैं हर
चौराहे पे लाइट, रेड लाइट्स वगैरह लगे हैं, किस तरीके से कौन सी गाड़ी किस डायरेक्शन में कब जाएगी, वो सारी एक फिक्स चीज है। कैमरे वैमरे भी लग गए भाई, एडवांसमेंट हो गया, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह, क्लियर है। तो जैसे किसी सिटी में एक ट्रैफिक चलता है ना ऑटोमोबाइल्स का, बिल्कुल उसी तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक कोऑर्डिनेटेड फैशन। बस फर्क ये है, ये एक अच्छे पाथवे है। ये हमारी तरह ऑटोमोबाइल नहीं कि रेड लाइट है तब भी गाड़ी निकाल ले जा रहे हैं, कहीं पे जाम लगवा दिया, क्रिएट करा दिया, तो ऐसा नहीं चलता हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, एक सिंसियर नागरिक की तरह काम करते हैं, एक प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। इनके बीच में कभी क्या कोई जाम या कोई इंटरलॉकिंग क्रिएट नहीं होती, पता लगी आए टकराए रुक गए, ऐसा नहीं होता। इनके जो पाथवेज है, इनका जो मोशन, इनका जो डायनेमिक स्टेट है, वो एक प्रॉपर आइडियल तरीके से चलती है, इस हिसाब से कि कोई एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को खराब ना करे। पर यहाँ पर तो इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चौराहों पर जाम लग जाते हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मर जाओगे, ऐसा हुआ तो मर जाओगे, दिक्कत आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे, क्लियर है, हाँ या ना। तो आगे सुनना क्या, दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी, क्लियर है। जिस तरीके से गाड़ियों का ट्रैफिक चलता है उसी तरीके से, बस ये अच्छे हैं, ये बिल्कुल आइडियल है, हमारे गाड़ी के ट्रैफिक आइडियल नहीं होते। दीज पाथवेज आर आइदर लीनियर और सर्कुलर, और हाँ बहुत बढ़िया बात, ये पाथवे या तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल है टूट के एक छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, या फिर कुछ साइक्लिक होते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ बहुत सारी रिएक्शंस कर आके वापस से घूम के उसी मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये पाथवेज जो मेटाबॉलिक पाथवेज है वो लीनियर भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, और साथ ही साथ दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर, दैट इज दे आर ट्रैफिक जंक्शंस, क्लियर है। और ये पाथवेज एक दूसरे को इंटरक्रॉस कर जाते हैं बहुत आसानी से। तो इन शॉर्ट इनके पास भी, हमारी बॉडी के अंदर भी इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए चौराहे क्रिएटेड है, एक चौराहा क्रिएटेड है या फिर एक इंटरलॉकिंग क्रिएटेड है, ठीक है, जहां से एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से पास ऑन हो जाते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। इनकी रेड लाइट जो भी है, इनका जो ट्रैफिक रूल्स है बिल्कुल परफेक्ट है और सब लोग आइडियली फॉलो कर रहे ही होते हैं, क्योंकि अगर इनके ये पाथवेज आइडियली फॉलो नहीं हुए तो कोई भी इंसान बीमार हो जाएगा, क्लियर है। तो इन्हीं की वजह से तो हम जिंदा है भाई, इन्हीं की वजह से तो हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस चल रहे हैं प्रॉपरली। तो इनमें प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली हमारे अंदर प्रॉब्लम आएगी, हम बीमार हो जाएंगे, क्लियर है। तो वही चल रही है बातें, क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनके बीच में क्रिस क्रॉस हो सकता है इनके पाथवेज में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ट्रैफिक जंक्शंस क्रिएटेड है, ठीक है ना। आगे बढ़े, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवेज हैव अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन। क्या फ्लो इन मेटाबोलाइट्स का जो पाथवे है, फ्लो हो रहा है, रिएक्शन बाय रिएक्शन चेंज हो रहे हैं और फ्लो चल रहा है, फ्लो ही तो हो रहा है, एक रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल का टूट के दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, तो एक फ्लो रिएक्शन चल रही है। अ फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवेज हैव अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन, एक डेफिनेट पर्टिकुलर रेट पे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलते हैं, जैसा कि एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक चलता है। जैसे मुझे यहाँ से केदार या फिर मेरे शाहगंज जाना है, तो एक प्रॉपर रास्ता है मेरे पास, मैं उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाऊंगा। तो वही चीज है, ये तो है नहीं कि हवाई जहाज है मैं उड़ा के पहुंच जाऊं एक बार में, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर पाथवे होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर रेट होती है और एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। उस रिएक्शन को पता है कि मुझे अगर उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो मुझे इस पाथ को फॉलो करना है और इस रेट से चलना और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, क्लियर है। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन चलते हैं ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह, क्लियर है। आगे सुनना, दीज मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसी मेटाबोलाइट के फ्लो को हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, उम्मीद करूंगा याद रहेगा। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है और कुछ नहीं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिंक हो जाती है, एक पाथवे क्रिएट हो जाता है, और यही मेटाबोलाइट का फ्लो, यही बायोमोलिक्यूल का चेंज होने का फ्लो एक डायनेमिक स्टेट है हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट की। मतलब हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट एक डायनेमिक स्टेट को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ पे, एक पर्टिकुलर रेट से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो उसी को कहते हैं हम डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, और यही अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म है, यही अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म है, क्लियर है। एक बात और सुनना, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ। क्या ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज का इंटरलॉकिंग, एक पूरा इंटरलिंकिंग क्रिएटेड है, ये बहुत स्मूथ होना चाहिए। मतलब इसमें जाम जैसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। जैसे हम लोग गाड़ियों से लगा देते हैं ना किसी चौराहे पे, इधर से भी जा रहे हैं लोग, उधर से भी जा रहे हैं, एक जाम क्रिएट हो गया, रुक गई, अब वो
थोड़े टाइम के लिए तो दिक्कत आएगी ना, बट अगर हमारे अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़ी देर के लिए रुक गई तो आप उठ जाओगे पूरे। क्लियर है? ये रुकी तो खत्म, फुल स्टॉप, सीधी बात है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर ये रुक गई तो दिक्कत आएगी। तो इनके जो इंटरलिंकिंग है मेटाबॉलिक ट्रैफिक की वो बहुत स्मूथ होने चाहिए। भले ही यहाँ पर जब सिटी के अंदर ऑटोमोबाइल चलती है उनमें जाम लग जाए तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनके अंदर अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हुई तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो वही लिखा है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसमैच। क्या मिसहैप मतलब कोई जाम जैसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। फॉर हेल्दी कंडीशंस, फॉर हेल्दी कंडीशन, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक ट्रैफिक है उसे बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी एक सिंगल भी मिसहैप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इंटरलिंकिंग की वजह से कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट को एक डायनेमिक स्टेट अटेन करनी है तो प्रॉपर स्टेट के लिए। क्लियर है? हमारे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आती, जाम लग जाए तो वो खुल भी जाता है, पर अगर ये जाम लग गया तो आप खुल जाओगे पूरे। क्लियर? अगर इन मेटाबॉलिक ट्रैफिक में अगर जाम क्रिएट हो गया, एक मिसहैप क्रिएट हो गया तो आपकी बॉडी खुलेगी और कौन खुलेगा फिर? ठीक है ना? तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसे। ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, तो वो सुनना जरा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, तो वो सुनना। Another feature of these metabolic reaction is that every chemical reaction is a catalyzed reaction। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो कैटलाइज्ड रिएक्शन है, वो एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है बेटा। क्लियर है? एक कोई भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होगी वो एक प्रॉपर कैटलाइज्ड रिएक्शन है। क्लियर है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं जिसमें कैटलिस्ट नहीं हो। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। ऐसा कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है जिसमें कैटलिस्ट ना हो। हमारी बॉडी के अंदर सिंपल है, CO2 का डिसॉल्व होना भी एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है। इवन CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर, अ फिजिकल प्रोसेस, इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। अगर लिविंग सिस्टम में ये काम होता है कि CO2 पानी में घुल के H2CO3 कन्वर्ट हो रहा है तो उस फिजिकल प्रोसेस के लिए भी हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, पर शर्त क्या है? अगर वो लिविंग सिस्टम में हो रही है रिएक्शन तो। अगर लिविंग के बाहर है तो कोई कैटलिस्ट नहीं है, वहां पर जरूरी नहीं है, हो भी तब भी, नहीं हो तो भी। पर हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी लिविंग स्टेट की भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यही काम होगा तो उसे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और द कैटलिस्ट विच हेस्टन द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन या कन्वर्सेशन आर ऑल्सो प्रोटीन्स। और हमारी बॉडी के अंदर जो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए या ये जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस है इनमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, जो कन्वर्जन के लिए या कन्वर्सेशन के लिए यूज हो रहा है, वो भी और कुछ नहीं प्रोटीन्स ही होते हैं। क्या होते हैं? वो कैटलिस्ट और कुछ नहीं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो हैं वो ही होते हैं। और इन प्रोटीन्स को दीज प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर कॉल्ड एंजाइम्स। और इन प्रोटीन्स को हम इस नाम से जानते हैं अपनी भाषा में। किस नाम से? एंजाइम्स के नाम से। तो हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस एंजाइम पे डिपेंड करती हैं। एंजाइम ही हमारी बॉडी की सारी रिएक्शंस ज्यादातर कैरी आउट कराते हैं, क्योंकि ये है तभी रिएक्शन है। कोई भी सिंपल से सिंपल रिएक्शन भी होगी ना तो उसमें भी कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और एंजाइम और कुछ नहीं, ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। दैट्स इट। बस शर्त क्या है? अगर वो लिविंग सिस्टम में रिएक्शन हो रही है तो वो सिंपलेस्ट रिएक्शन भी है तब भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स इट। तो ये भाई कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म का। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है ना? तो ये बेसिक कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म का, हमारी बॉडी के अंदर जो चल रहा होगा। मेटाबॉलिक पाथवे क्लियर है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्लियर है, मेटाबॉलिज्म क्लियर है। मेटाबॉलिज्म एक बड़ा टर्म हो गया जिसमें नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आती है, और मेटाबॉलिक पाथवे एक छोटा टर्म हो गया जिसमें आती तो बहुत सारी रिएक्शन है, बट वो रिएक्शन होती है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, जिनके आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। दैट्स इट। और इसी के बेसिस पे हम इन्हीं का मोशन जो है उसी को हम बोल रहे थे क्या? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें आपको कंफर्म होंगी। तो ये बात हुई भैया कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की। क्लियर है? अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मेटाबॉलिज्म की। किसकी? मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। अब किस
बेसिस पे हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हम लोग लिविंग स्टेट में है। तो मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, मतलब लिविंग को एक्सप्लेन करूंगा मेटाबॉलिक के बेसिस पर। क्लियर है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना? बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे तो, ठीक है ना? मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, अब इसके बारे में सुनो भाई, क्या बताया? असल में कुछ नहीं, इसने मेटाबॉलिक पाथवेज बताए कि असल में जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो वो क्या करती क्या है, असल में किस टाइप की रिएक्शंस होती है। अभी तो मैंने बताया केवल केमिकल रिएक्शन, अभी बताया एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है या वापस से रिफॉर्म हो जाता है। अब मेटाबॉलिक पाथवेज या उस रिएक्शन के मैं बारे में बताऊंगा जिस पर डिपेंड करती है लिविंग स्टेट। क्लियर? तो सुनना जरा। मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। तो मेटाबॉलिक पाथवे दो तरीके से काम कर सकता है बेटा। पहला तरीके है क्या, ये पहला तरीका मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाना किसी सिंपल स्ट्रक्चर से, और दूसरा तरीका लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो दो तरीके से काम करती है मेटाबॉलिक पाथवे, या तो सिंपल स्ट्रक्चर्स को मिला के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना देना, या फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ के एक सिंपल स्ट्रक्चर बना देना। तो इस तरीके से चलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। तो वही लिखा है, अ मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे रखा है आपको, एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक पॉलीमर है या एक तरीके से एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, जब एसिटिक एसिड मिलते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होगी या ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें सिंपलर सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और दूसरा, या फिर और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड करना, उसको डिकम्पोज कराना, डीजनरेट करके एक सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना। जैसे कि ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन अ स्केलेटल मसल। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, टूट के वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारी स्केलेटल मसल में। क्लियर है? और इसी काम के बेसिस पर इनको दो नाम दिए गए हैं। द फॉर्मर केस आर कॉल्ड बायोसिंथेसिस पाथवे। क्या? बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या? जो पहला कंसेप्ट है, जब सिंपल स्ट्रक्चर मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उस पाथवे को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर एनाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर एनाबॉलिक। और जो दूसरा केस है, द लेटर कॉन्स्टिट्यूएंट डीजनरेशन एंड हेंस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक पाथवे। तो दूसरा जो पाथवे है वो डीजनरेशन पाथवे है जिसका नाम क्या है? कैटाबॉलिक पाथवे। तो ये दो मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किसी सिंपल स्ट्रक्चर से, और दूसरा किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का टूटकर एक सिंपल स्ट्रक्चर में बनना। तो एनाबॉलिक कॉम्प्लेक्स का बनना होता है, कैटाबॉलिक सिंपल स्ट्रक्चर का बनना होता है। क्लियर है? अब एक बात तो आसानी से समझ पा रहे होगे, किसी चीज को आप बना रहे हो, किसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को। और कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स चीज, कोई बनी हुई चीज वो डीजनरेट होके एक सिंपल चीज में कन्वर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली वहां पर एनर्जी देने की जगह एनर्जी लिबरेट हो रही होगी, हाँ या ना, निकल के आ रही होगी। तो वही कंसेप्ट है। अब ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज एनर्जी के बेसिस पर भी एक्सप्लेन करे गए हैं। क्या? एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम्स एनर्जी। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज बना रहा, किसी भी चीज को आप बना रहे हो तो आपको उसमें खर्च करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। क्योंकि ये भी एक एनाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि आप अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करके एक प्रोटीन की चेन बना रहे हो, तो एक फॉर्मेशन प्रोसेस है, एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। और डेफिनेटली किसी चीज को फॉर्म करने में एनर्जी कंज्यूम होती ही होती है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ऑन दी अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। वहीं पर अगर हम बात करें कैटाबॉलिक पाथवे जिसमें डीजनरेशन होता है, वहां पर एनर्जी का रिलीज देखा जाता है, क्योंकि उसको तोड़ेंगे, वो डिकम्पोज होगा, उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ग्लूकोज इज डीजनरेटेड टू लैक्टिक एसिड इन अ स्केलेटल मसल, एनर्जी इज लिबरेटेड। जब ग्लूकोज हमारी स्केलेटल मसल्स में, ये मान लो ये स्केलेटल मसल्स जिससे काम करता है, वॉलंटरी मसल्स जिनसे हम, जैसे मैंने ये फोन उठाया, हाँ या ना, ये पेन उठाया, मैं लिख रहा हूं, ये सारी स्केलेटल मसल का काम है। क्लियर है? जो वॉलंटरी मसल्स है उसमें काम होता है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड बनना, और उस काम में एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही? मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ,
इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ये सब स्केलेटल मसल है और इसमें एनर्जी खर्च होती है। और वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? वो जब ग्लूकोज डीजनरेट या डिग्रेड बोलिएगा किसमें होता है? लैक्टिक एसिड में। क्लियर है? तो वो एनर्जी ही तो हम लोग यूज कर रहे हैं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, रनिंग करने में, बैठने में, XYZ। क्लियर है? जो भी हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लोकोमोटरी फंक्शन, वो सब स्केलेटल मसल की मदद से होता है। तो उस काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर है? और वो एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज के डिग्रेडेशन से स्केलेटल मसल के अंदर लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी वो मिली, वो हमने यूज कर ली। क्लियर है? दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड which occurs in 10 metabolic steps is called glycolysis। मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो काम हो रहा है हमारी स्केलेटल मसल में, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होना लैक्टिक एसिड में, असल में एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसमें 10 स्टेप इंक्लूडेड रहते हैं। क्या बता दिया उसने? कितने स्टेप है? क्वेश्चन आ सकता है स्टेप्स पर, कितने? 10। और वो 10 स्टेप का पूरा प्रोसेस को, उस मेटाबॉलिक पाथवे को हम नाम देते हैं, या कैटाबॉलिक पाथवे को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस का, जो हमारी स्केलेटल मसल्स में हो रहा होगा, जिसमें एनर्जी बन रही है। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़े। अब एक बात और, ये जो एनर्जी बनती है बेटा हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, असल में ये स्टोर होती है। अगर मान लो काम कर रहे हैं, एनर्जी तो बन रही है कॉन्स्टेंटली, तो असल में हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि इस एनर्जी को स्टोर करके रखने की, क्योंकि जितनी यूज करनी थी कर ली, बची हुई एनर्जी का फैक्ट थोड़ी देगी बॉडी, हीट की फॉर्म में थोड़ी रिलीज कर देगी सब कुछ, वो उसे बचा के रखती है जब बाद में जरूरत पड़े तो। ठीक है ना? तो सुनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्नड टू ट्रैप दिस एनर्जी। तो हमारी बॉडी ने, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने ये सीख लिया है कि ये जो एनर्जी हम लोग बना रहे हैं ना कैटाबॉलिक पाथवे में, उसे हमें स्टोर कैसे करके रखना है, पकड़ के कैसे रखना है, उसे वेस्ट नहीं होने देना। तो वही लिख रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी, क्योंकि बेटा एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी बहुत सारी चाहिए होती है, और उस एनर्जी के लिए ये तो है नहीं कि जब आपको एनाबॉलिक पाथवे करानी है तो आपकी स्केलेटल मसल में ग्लूकोज टूट के लैक्टिक एसिड बनाए और फिर उस एनर्जी को यूज करो, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी पहले से ही होती है, जिसको एनाबॉलिक पाथवेज यूज करते रहते हैं। तो वो एनर्जी एंट्रैप कहां से हुई? इन्हीं कैटाबॉलिक पाथवे में जो बनी होगी, उन्हीं में से थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर करते चलती है हमारी बॉडी। तो वही लिखे, थोड़ी काम में चली गई, थोड़ी स्टोरेज हो गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, क्या? कैटाबॉलिक पाथवे की बात हो गई। ठीक है ना? एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और हमारी बॉडी में ये एनर्जी और कुछ नहीं, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो एटीपी होता है ना, ये केमिकल है जिसमें बॉन्डिंग होती है, उसमें स्टोर हो जाती है हमारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक। आ गया? कैटाबॉलिक में जो एनर्जी बनी उसे हमारी बॉडी ने ट्रैप कर लिया, किसकी फॉर्म में? केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। और जब भी हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बॉन्ड एनर्जी हम आसानी से यूटिलाइज कर लेते हैं, ज्यादातर एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ही जरूरत होती है। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक या एनाबॉलिक रिएक्शंस, या फिर ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क के लिए, दैट वी परफॉर्म। तो ज्यादातर एनाबॉलिक पाथवेज, या फिर जो हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह चल रहा होता है, या फिर मैकेनिकल वर्क, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, कोई भी काम परफॉर्म करना, उसके लिए हम जब चाहे इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और असल में वो केमिकल बॉन्ड और कुछ नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर है? तो आगे वही लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। असल में जो मेन एनर्जी करेंसी है, जो मेन केमिकल बॉन्ड है, वो किस केमिकल में मिलता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी बॉडी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक केमिकल है, इसकी जो बॉन्ड है वो असल में बॉन्ड एनर्जी है। तो इसके जो बॉन्ड बने हैं वो कुछ नहीं, वो उसी एनर्जी से बने हैं जो कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे लिबरेट हुई है। तो कुछ यूज कर ली, जो बच गई उसे एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है, जिससे हमें जब जरूरत पड़े तो हम उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर ये चलो ठीक है, हर समय थोड़ी आएगा, तो हमारी बॉडी को भी तो रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो हम लोग खाना खाते हैं, तभी तो हम लोग फूड कहते हैं डाइट अच्छी रखो भाई, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दूध पियो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो असल में ये क्या है? फूड डाइट क्या है? ये असल में हम खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है। असल में एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती, तो उससे मिलते हैं हमें ग्लूकोज, फैट, ये सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी बॉडी रिएक्शंस करा करा के एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी को भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो हम खाना इसी वजह से ही खाते हैं। क्लियर है? तो बट जो मेन एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे, और वो एनर्जी जाके केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। और किस केमिकल में स्टोर होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, और इसी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी।
क्या कहते हैं हमारी बॉडी में या किसी लिविंग सिस्टम में एनर्जी करेंसी, क्योंकि इसी के बॉन्ड्स में ही वो एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये एटीपी टूटता है, अब टूटता टाइम में इट ब्रेक्स इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है? एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी और एनर्जी मिल जाती है। इसका कन्वर्जन है, एटीपी टूट के एडीपी बनता है और ये एडीपी वापस से एटीपी बना लेगा जब एनर्जी दोगे आप इसे। क्लियर है? तो इसमें है स्टोर्ड एनर्जी और ये कन्वर्ट होता है जब एडीपी में, तो ये एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं बहुत सारे कामों के लिए, बायोसिंथेटिक के लिए या ऑस्मोटिक काम के लिए या मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है भैया मेटाबॉलिक बेसिस पे लिविंग को एक्सप्लेन करने का। तो एनर्जी का बनना और उसका स्टोर होना मेटाबॉलिक बेसिस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सीधी बात है, हम लोग क्यों चल पा रहे हैं, हम क्यों काम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी बनी है और हमने उसे स्टोर करना भी सीख लिया है। दैट्स इट। क्लियर है? अब असल में वो मिली कहां से? खाने से मिली है। खाना खाते हैं इसीलिए तो खाते हैं जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। क्लियर है? चलें आगे। अब एक बात ये आती है कि असल में ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को डिराइव कहां से करता है, तो वही मैंने बताया खाने से। तो वही लिखा है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्राइव देयर एनर्जी, कहां से लाते हैं? जरूर थोड़ी हर कोई हमारे जैसे खाना खा के ऐसे ही बना लेगा एनर्जी। अब ये सारी चीजें आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे जनरली। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर एनर्जी, या फिर व्हाट स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व, या फिर हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म। अभी एटीपी तो मैंने बता दिया ह्यूमन बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा, पर वो बना कैसे होगा, कैसे उसमें क्या क्या चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से एनर्जी गई, स्टोर हो गई, बनी, एक्सवाइजेड। या फिर हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, और हमारी बॉडी में उस एनर्जी को हम वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग, एक यूनिट है बायो एनर्जेटिक्स, उसमें सीखने को मिलेगी। तो वही लिखा है, यू विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडर अ सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। क्या? एक बायो एनर्जेटिक्स ब्रांच है बायोमोलिक्यूल्स की, उसमें हम लोग जनरली इस टाइप के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे बनी एनर्जी, कैसे स्टोर हुई, किस फॉर्म में स्टोर हुई, बॉन्ड कैसे बने, टूटे, कैसे एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। ये सारी चीजें एक बायो एनर्जेटिक्स यूनिट है जो आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे, वहां पर आपको पता लगेगी। क्लियर है? यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस का। ठीक है? कहां से एनर्जी बनी, किस तरीके से स्टोर हुई ये नहीं बताया, किस में स्टोर हुई और बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर हुई वो बताया मैंने, केवल एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है? तो ट्रैप करना नहीं सिखा रहा हूं, किस तरीके से ट्रैपिंग हुई, हो किस फॉर्म में जाती है, बस वो बता दिया आपको। ठीक है? दैट्स इट। ये कंसेप्ट है भैया मेटाबॉलिक बेसिस का। अब लास्ट इसी की लिविंग स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा हूं और मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट में कोरिलेशन दूंगा आपको। ठीक है? तो अब यहां तक उम्मीद करूंगा इतनी बातें तो समझ गए, मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म क्या है। तो लिविंग स्टेट समझाना मेरे लिए आसान होगा, तो सुनना जरा। At this level, you must understand that tens and thousands of chemical compounds in a living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are present at concentration characteristic of each of them. तो अभी तक इतनी बात तो समझ गए कि जो भी मेटाबॉलिक या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो उसकी खुद की कोई ना कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। ये नहीं कि अपने मन से आ गया। जैसे ग्लूकोज है, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स है हमारे ब्लड में, या कोई फैट है या कोई प्रोटीन है, उसकी कंसंट्रेशन सबकी अपनी अपनी फिक्स होती है। जिसकी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिया इन्होंने, द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.5 to 5 मिलीमोलर। हमारी ब्लड के अंदर लगभग इतना ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट रहती है। वहीं पे अगर हम अपने ब्लड में हार्मोन्स की बात करें तो वो भाई नैनोग्राम पर एमएल में प्रेजेंट होते, बहुत ही ज्यादा कम हो गई ग्लूकोज के कंपैरिजन में। तो वही बोल रहा है, सब कंपाउंड्स की अपनी अपनी अलग अलग कंसंट्रेशन फिक्स है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है? अब इससे क्या है तो वो सुनना जरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो असल में किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि, और वो देखा जाता है उन कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारी बॉडी है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की इतनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि ग्लूकोज यूज भी हो रहा होगा और वापस बन भी रहा होगा। तो असल में ऐसा तो नहीं है कि यूज होना और उसका बनना रुक गया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली उस ग्लूकोज को यूज भी करती है और बनाती भी रहती है। तो डेफिनेटली इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना किसी ना किसी स्टेडी स्टेट को ही एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो वही लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट।
कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल, जिस स्टेट को हम लोग इन बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन से एक्सप्लेन करते हैं। और असल में ये स्टेडी स्टेट का होना मेटाबॉलिज्म की वजह से ही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिक फ्लक्स चलता रहता है हमारी बॉडी में, जिससे इन कंपाउंड्स या इन बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे हम फर्क नहीं पड़ने देते। अगर ये कहीं यूज हो गए तो दूसरी जगह से इनका फॉर्मेशन करा दिया जाता है, जिससे इनकी कंसंट्रेशन प्रॉपर मेंटेन रहे, एक स्टेडी स्टेट में रहे, इनकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन ना आए, क्योंकि अगर वेरिएशन आया तो बीमारी हो जाती है। तो ग्लूकोज की कमी क्यों होती? क्योंकि वो यूज होता गया है, बना है नहीं, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन वेरी करी, बीमार होगा। सिंपल सी कंसंट्रेशन है, कहते हैं ना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, XYZ, ये सब इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसे स्टेडी स्टेट में मेंटेन नहीं कर पाती है। और ये स्टेडी स्टेट हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्शन के हिसाब से नहीं बोल रहे। अगर हम ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोल दे कि स्टेडी हो गई रिएक्शन, तो रिएक्शन बंद हो गई भैया। स्टेडी मतलब स्टॉप हो जाना, फिक्स हो जाना। हम ये कंसंट्रेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, रिएक्शन के लिए नहीं बोल रहे। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर स्टेडी हो गई तो मर जाओगे, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी, खत्म हो गई बॉडी। क्लियर है? तो वही बोला जा रहा है। क्लियर? तो अब यही बता रहे हैं, अब हम इन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प जो करता है वो हमारा हेल्प करता है मेटाबॉलिक फ्लक्स। तो दीज बायोमोलिक्यूल आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स, मतलब मेटाबॉलिक में दोनों आ गए, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। तो इनका टूटना और इनका वापस से फॉर्मेशन होना वो एक सेम रेट पर चल रहा होगा। जितना ग्लूकोज डिसोशिएट होकर एनर्जी बना रहा है, उतना ही दूसरी तरफ से उस ग्लूकोज का रिफॉर्मेशन या फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो वही बोल रहे हैं कि असल में ये हमारी बॉडी में जो स्टेडी स्टेट मेंटेन करता है वो कौन करता है? एक मेटाबॉलिक फ्लक्स मेंटेन करता है। क्लियर है? एक मेटाबॉलिक फ्लक्स प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टेडी स्टेट में मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? हमारी रिएक्शंस नहीं रुकी हैं, केवल कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रही है, रिएक्शंस तो रेगुलर चल रही है। तो वही लिखा है, एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। जनरली बेटा कोई भी केमिकल हो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप इक्विलिब्रियम की तरफ चला है। कोई रिएक्शन अगर स्टार्ट हुई तो सब कोई स्टेबल होना चाहता है, सब कोई काम, हर कोई काम नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि फ्री से आराम से जिंदगी कटे। तो हर रिएक्शन चाहे केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो अपने आप अगर एक बार शुरू कर दिया आपने तो अपने आप धीरे 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 इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे सपोज करो A+B है, रिवर्सिबल C+D। इक्विलिब्रियम का आना मतलब इनकी कंसंट्रेशन का फिक्स होना, मतलब जितनी रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही रिएक्शन पीछे भी जा रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल, मतलब जितना A और B C और D बना रहा है उतना ही C और D वापस A और B की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इनकी कंसंट्रेशन रुक जाती है, फिक्स हो जाती है, तो स्टेबल हो गई, मतलब वर्क डन जीरो। क्या? वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो हर कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप से, उसको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ रही। तो हर केमिकल या फिजिकल रिएक्शन का अल्टीमेट एम होता है इक्विलिब्रियम को अचीव करना। बट स्टेडी स्टेट ऐसा नहीं होने देती। बट द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? उस बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो जाना, और वो तभी कांस्टेंट है जब हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन कांस्टेंटली चल रही हो। अगर ग्लूकोज का डिसोसिएशन हो रहा है तो दूसरी तरफ से उसका फॉर्मेशन भी हो जाए, जिससे उसकी कमी ना आए। और ये प्रोसेस एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम होता तो ग्लूकोज ना तो टूट पाता ना उसका रिफॉर्मेशन होता, तो उसकी कंसंट्रेशन हो तब भी स्टेडी जाती, पर उससे हम मर जाते। तो इसी यहाँ पर नॉन, ये स्टेडी स्टेट है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि इस स्टेट में कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन लगातार चल रही होंगी। और इसी वजह से वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। तो ये हमेशा बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन जीरो होता है, वो काम नहीं करता। बट हमारी बॉडी तो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम में, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली खाने की जरूरत है, जिससे हम एनर्जी बना भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट स्टेडी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन जरूर है, स्टेडी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन जरूर है। और यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट है वो इन बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के लिए बोला गया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए नहीं बोला गया। क्लियर है? तो इसी वजह से हमारी बॉडी एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो वही लिखा है, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि लिविंग बॉडी को हमेशा काम करते रहना पड़ता है, इसीलिए हम लोग इक्विलिब्रियम को अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम आ गया तो मतलब आपकी डेथ हो गई,
मतलब आपकी डेथ, क्योंकि आपकी बॉडी को अब ना एनर्जी की जरूरत है ना आप उसे खर्च कर रहे हो, तो आपकी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इन शॉर्ट हर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहता है, वर्क करना चाहता है कॉन्टिन्यूसली, तो इसीलिए हम लोग इक्विलिब्रियम को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लिविंग स्टेट को अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेंस द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तो अब लिविंग स्टेट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन से कि लिविंग स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है और जो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है अपना, जो कॉन्स्टेंटली वर्क परफॉर्म कर रही है। और ये किस वजह से है? मेटाबॉलिक फ्लक्स की वजह से। और ये लिविंग स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट किस वजह से आई? मेटाबॉलिक फ्लक्स, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शन लगातार सेम रेट से चल रही होंगी। क्लियर है? तो इसी का मतलब ये भी है कि लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। तो लिविंग प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी की रिएक्शंस है वो लगातार ये एफर्ट डालती रहती है अपना कि हमारी बॉडी कहीं इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। तो हमारे अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सब का मेन मोटिव यही है कि हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ना जाने देना, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में चली गई तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलती रहे बाहर से। तो दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, और ये तभी पॉसिबल है जब एनर्जी इनपुट मिलता रहे। और एनर्जी इनपुट मिलेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगी। क्लियर है? तो वही लिखा है, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? और इस काम के लिए मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वही प्रोवाइड करता है एनर्जी और वही उसे सही ठिकाने से लगाता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में दोनों आते हैं, कैटा और एना। क्लियर है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग स्टेट नहीं है। एक इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, दीज आर सिनोनिम्स। अगर लिविंग स्टेट है तो मतलब मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म है तभी तो लिविंग स्टेट है। क्योंकि हमारी बॉडी में जब ये रिएक्शन चलेंगी तो हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलती चलेगी और हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करती रहेगी अपना वर्क। सीधी बात है, मशीन है, हमारे अंदर फ्यूल डाला जा रहा है एनर्जी की फॉर्म में, तो फ्यूल डालोगे तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मेटाबॉलिज्म एक तरीके का फ्यूल का काम कर रहा है। क्लियर है? तो खाना गया, वो हो गया रॉ मटेरियल, जिसको मेटाबॉलिज्म यूज करके फ्यूल क्रिएट कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जिससे हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। नहीं तो हम लोग इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे, बंद पड़ जाएगी हमारी मशीन। तो वही चीज है, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। एक दूसरे की सिनोनिम्स है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग स्टेट है, या फिर लिविंग स्टेट है तो डेफिनेटली वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। तो इसका एक ही मतलब है कि बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही हमें इक्विलिब्रियम में गिरने से बचाता है। क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो वही बोल रहा है, तो बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती और नहीं कर सकती। दैट्स इट। ये कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट का। क्या? मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेडी स्टेट का मतलब रुकना नहीं है, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब कैटा और एनाबॉलिज्म दोनों काम चलेगी। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है रुकना, पर यहाँ पर उसका रुकना है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ना कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टर्म्स में। क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हमें परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं हुई तो हमारी बॉडी लेट जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी, जिसका मतलब होता है डेथ। क्लियर है? तो ये भाई आपका कंप्लीट होता है मेटाबॉलिज्म और उससे रिलेटेड लिविंग स्टेट, कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट रिलेटेड है। सिनोनिम्स है दोनों। क्या है? सिनोनिम्स। लिविंग स्टेट है तो मेटाबॉलिज्म होगी, या मेटाबॉलिज्म है तभी लिविंग स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। हर पॉइंट क्लियर कर दिया, A to Z कंप्लीट। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है आपका मैंने मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट से रिलेटेड। क्लियर है? तो अपन इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस सेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है ना? तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। अगले सेशन में एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।